हाय एवरीवन, अगर आप भी लाखों बच्चों की तरह जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर एग्जाम को क्रैक करने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो हम लेके आए हैं आप सभी के लिए फ्री ऑनलाइन कोर्स फॉर सब इंस्पेक्टर एग्जाम। हमारा फ्री ऑनलाइन कोर्स का बैच ज्वाइन करने के लिए इंस्टॉल करें जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। ये हमारी ऐप का लोगो है। इस ऐप का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपल, मैं आपको यहां बताता हूं, आपको सिंपल आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद नीचे बैच पे क्लिक करना है। बैच पे क्लिक करने के बाद प्लस आइकन पे क्लिक करना है और जैसे आप प्लस आइकन पे क्लिक करोगे यहां आपको बैच को डालना है जेकेपीएसआई। जैसे आप डालोगे जेकेपीएसआई उसके बाद आपको ओके कर देना है और आपकी रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाएगी और उसके बाद आप हमारे फ्री जेकेपीएसआई वाले बैच में ऐड हो जाओगे। ऑलराइट, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अजय और आज मैं आपके सामने साइंस का जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर सिलेबस रहता है जनरल साइंस का, वो थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ। और आज हम एक टॉपिक की स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये जनरल साइंस में हर एग्ज़ाम में पूछे जाते टॉपिक हैं, वो आपको रफली मैं आइडिया दे रहा हूँ। बाकी हम लोग वो टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो आपकी रियल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट रखता है, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसकी इंपॉर्टेंस होती है, जो कि हर एक एग्ज़ाम में होता है, ठीक है। तो आपके सामने जनरल साइंस का सिलेबस लिखा हुआ है जेकेपी सब इंस्पेक्टर के लिए। बाकी कोई भी आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें जनरल साइंस तो रहती ही रहती है, ये बात तो डन है। तो जनरल साइंस में बेसिकली हम मेन जो सब्जेक्ट के साथ डील करते हैं डेट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, प्लस इन्वायरमेंट साइंस भी होता है। तो फिजिक्स के अंदर मेन टॉपिक क्या है वो मैं थोड़े से बताता हूँ। केमिस्ट्री में कौन से और बायो में कौन से, जो इन जनरल टॉपिक रहते हैं हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की, तो फिजिक्स के अंदर आपको बेसिक यूनिट करना है। बेसिक यूनिट मतलब इसमें ऐसे यूनिट वगैरह हो गए, सबकी सब डेफिनेशन है, सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद रहता है आपका मोशन का टॉपिक, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट, डेट विल बी सेकेंड, एंड देन थर्ड विल बी वेव, एंड देन फोर्थ नंबर पे हम पढ़ेंगे साउंड के बारे में। साउंड के बाद आएगा लाइट, लाइट के बाद आएगा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बाद आएगा हीट, और फिर आएगा आपका मैटर। और इसमें जो भी कुछ बच जाएगा वो हम साथ साथ देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में सबसे पहले आप पढ़ोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, बेसिक जो भी कहाँ से चीज़ें बनना स्टार्ट हुई। फिर आप गैस के बारे में पढ़ोगे, गैस के लॉ कौन से होते हैं, ठीक है। फिर आप मेटल नॉन मेटल के बारे में पढ़ोगे। देन आप बैटरी के बारे में पढ़ोगे। फिर आप अलॉय के बारे में पढ़ोगे। देन रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट के बारे में पढ़ोगे। एंड लास्ट में पीरियोडिक टेबल, और आगे जो भी बच जाएगा मेन, ठीक है। चलिए, और बायो में सबसे पहले आप पढ़ोगे ब्लड के बारे में, ठीक है। ब्लड जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आपने ब्लड प्लेटलेट से सब कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। और इसी से हम शुरुआत भी करेंगे आज की क्लास। और आप देखेंगे कि बायो इंटरेस्टिंग होती है, बट उसको अगर आप समझने के तरीके से पढ़ते हो तो अपनी नॉलेज के लिए पढ़ो, हमेशा रिजल्ट अपने आप मिलते हैं, ठीक है। चीज़ों को एंजॉय करिए, पढ़िए, अपने आप चीज़ें आएंगी और नंबर अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। देन हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे डिजीज़, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, और एक ये ब्लड वाला हो गया, ठीक है। और सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका सब कुछ आ जाएगा, हार्ट वगैरह जो भी सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम के बारे में। देन आफ्टर डैट हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम नर्वस सिस्टम, और उसके बाद हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मोटा मोटा एक रफली मैंने आपको आइडिया दिया कि इन जनरल साइंस का सिलेबस क्या होता है सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर। और हम लोग पहले टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे आज की क्लास में, उसका नाम रहेगा ब्लड। और हम बिल्कुल डेप्थ में जाके पढ़ेंगे और बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मतलब कि आप जो सीखते हो ना लोकल लैंग्वेज में, अपने मतलब रियल लाइफ में चीज़ों को रिलेट करके सीखते हो, चीज़ें आसानी से समझ आती हैं और लाइफ टाइम तक वो भूलती भी नहीं है। और एग्ज़ाम बहुत सिंपल होते हैं, बस चीज़ों को समझने की कोशिश करो। हमने बचपन से यही देखा कि हाउ टू गेट 90% स्कोर, हाउ टू गेट 99% स्कोर। तो ऐसा कुछ नहीं होता है 99 वाले, इसके पीछे हम दौड़ते जाते हैं। अगर कोई बोलेगा चलिए भाई आपको हम कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, तो 10% बच्चे कॉन्सेप्ट सीखने जाएंगे और 90% हाउ टू गेट 90% स्कोर। और आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे अभी भी चैनल्स ऐसा ही करते हैं कि कैसे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, वो क्या होना चाहिए, क्या होता है वो कुछ नहीं होता। हर बंदे की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, हर बंदे का अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का। कोई 6 घंटे पढ़ता है, कोई 10 घंटे पढ़ता है, कोई 12 घंटे पढ़ता है। कितना आप आउटपुट जनरेट कर पाते हो उसी अकॉर्डिंग आप पढ़ते हो। तो चीज़ों को एक बार अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, कंप्लीट पढ़िए, एमसीक्यू साथ साथ प्रैक्टिस करिए, तो अपने आप कुछ बचेगा ही नहीं।
और एग्ज़ाम बिल्कुल सिंपल लगेगा। लेकिन ये स्ट्रैटेजी वगैरह सब फेल हो जाती है जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन हॉल में पेपर हॉल में जब बैठ के आप क्वेश्चन देखते हो ना पेपर में, तो सब कुछ जीरो हो जाता है। इसलिए चीज़ों को सीखने की कोशिश करो, और इस चीज़ की हम गारंटी देते हैं कि इस चैनल से बेटर आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, और किसी का पेड बैच आपको नहीं लेना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है। बस इतनी सी फी दे दो कि लाइक करे, कमेंट करे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल को सब्सक्राइब करे, और अपने एक एक दोस्त के साथ शेयर कर दो, ताकि जम्मू कश्मीर में हर एक बच्चा कंटेंट के मामले में पीछे नहीं रहे। जो भी बच्चा कैपेबल है, जो भी बच्चा एग्ज़ाम पास करना चाहता है, उसको ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए उसका कि मेरे पास कंटेंट नहीं था, मेरे पास फ़ी देने के लिए पैसा नहीं था। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैं ब्लड टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए क्लास को बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं, और साथ साथ कॉपी पे नोट डाउन करके कॉपी बनाइएगा साफ साफ। ठीक है, हो सके तो वाइट पेज पे इसके नोट्स तैयार कीजिएगा, और हमें भी साथ साथ सेंड करिएगा। ठीक है, अलग अलग कलर से लिखिए, अच्छे से डिज़ाइनिंग में लिखिए, जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी है। बाकी अपने नोट्स खुद बनाइए, क्योंकि अपने नोट्स से बेटर कोई बुक नहीं होती। ठीक है, चलिए बाकी मैं थोड़े टाइम क्लासेस के बाद बताऊंगा कौन सी बुक आपको लेनी है प्रैक्टिस के लिए। बाकी तो हम प्रैक्टिस सब कुछ करवाएंगे, MCQ से हर एक चीज़ करवाएंगे, ताकि आपको कुछ भी ना करना पड़े। तो हम बात करेंगे ब्लड टॉपिक की। चलिए आज के टॉपिक की हेडिंग लिखिए ब्लड, और ब्लड टॉपिक को हम लोग 4 से 5 क्लासेस तक इसकी लग सकती है इसको ख़त्म करने में, क्योंकि चीज़ों को कम्प्लीटली पढ़ना और बहुत आराम से समझ आएगा। बस ध्यान दे के आराम से पढ़ना है। ठीक है, साइंस को साइंस मत मानिए बिल्कुल। ये आपके लिए, इसको जनरल साइंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जनरली सबको पता होना चाहिए, ये चीज़ आपको नॉलेज होनी चाहिए। ब्लड को हम लोग पहले इसके थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले ब्लड को हम क्या बोलते हैं, ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। अब सर ये कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या हुआ, ऑर्गन किसको बोलते हैं? देखो सेल क्या होता है, सेल हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। कोई भी लिविंग थिंग्स, कोई भी लिविंग मतलब जिंदा चीज़ जो बनी है, वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जिसका नाम है सेल से बनी है। सेल से मिलके टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से आगे ऑर्गन्स की ये ऐसे बनती है। ठीक है, तो सबसे छोटा ऑर्गन एक सिंपल पार्ट है, उसको बोलते हैं हम सेल। सेल हमारी बॉडी का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, लिविंग थिंग्स के लिए, और सेल मिलके बनाता है टिश्यू। तो ये कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों टिश्यू है अभी आपको समझ आएगा जब मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड को हम अलग अलग 2 पार्ट में पढ़ेंगे, एक प्लाज्मा, एक ब्लड कैप्सूल। ब्लड कैप्सूल को आगे हम RBC, WBC, ब्लड प्लेटलेट्स 3 टाइप में डिवाइड करेंगे। तो इतना सब कुछ मिलके ब्लड बन रहा है, तो इसका मतलब ये सिंगल सेल तो नहीं है ना, ये टिश्यू है, इसलिए इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्यों? क्योंकि पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन ब्लड से मिलता है, और ये कनेक्ट करता है एक को दूसरे से, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू है। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, ये क्या है, ये बेसिक इन नेचर है। अब सर बेसिक का क्या मतलब है? अगर आपने पहले मेरे से साइंस पढ़ी है तो आपको समझ आएगी कि बेसिक इन नेचर का मतलब क्या होता है। कोई चीज़ जहाँ तो एसिडिक होगी या बेसिक होगी, एसिडिक होगी या बेसिक होगी। एसिड और बेस को मेज़र करने के लिए एक स्केल आता है जिसकी रीडिंग होती है 0 से 14, और 7 मिडल में होता है। अगर किसी का pH वैल्यू 7 है, किसी का pH वैल्यू कितना है, 7 है, तो इसका मतलब ये कैसी है चीज़, ये न्यूट्रल है, ना तो ये एसिड है ना तो बेस है। जैसे फॉर एग्जांपल पानी आपका क्या है, आपका न्यूट्रल है, जितना मर्जी पानी पियो आपको एसिडिटी नहीं होगी। ठीक है, अगर इसके ऊपर चले जाओगे 8, 9, 10 ऐसे चल के ऊपर जाओगे, तो इस साइड जो भी होगा उस सबको मैं क्या बोलूँगा, बेस। और 7 से नीचे आ जाओगे, जैसे 6, 5 पॉइंटों में, जैसे 6.5 समथिंग, 4 ऐसे करके आ जाओगे, तो इसको इस साइड क्या बोलते हैं, एसिड। मतलब रीडिंग जितनी कम होगी उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड कितना स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ पे पड़ेगा वहीं पे चीज़ को जला देगा वो, जिसको तेजाब बोलते हो आप। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि ये बेसिक इन नेचर है। इट मीन्स कि ब्लड की रीडिंग कितनी है, pH कितना है इसका,
7.4 है। अब आप मुझे बताइए 7.4 क्या है, एसिड है कि बेसिक है? आप बोलोगे सर बेस है। क्यों? क्योंकि 7 तो न्यूट्रल है, 7 के ऊपर वाली रीडिंग जिसकी भी होगी वो सारे बेस होंगे। इसको हम बोलते हैं स्लाइडली बेसिक है। कैसा है? स्लाइटली मतलब थोड़ा सा बेसिक है, न्यूट्रल के पास पास है। तो चेक करने का तरीका क्या होता है कि कोई भी चीज़ को आप टेस्ट करके चेक कर सकते हो। अगर चीज़ का टेस्ट अगर खट्टा आता है तो इट मीन्स कि वो एसिड है। अगर चीज़ का टेस्ट नमकीन आता है थोड़ा तो इसका इट मीन्स कि वो बेस है। ठीक है, तो ब्लड क्या होता है, ये स्लाइटली बेसिक इन नेचर है। और दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। यहाँ से मैंने कुछ आपको पीएस स्केल की भी वैल्यू समझाने की कोशिश करी कि न्यूट्रल कौन होता है, उसके ऊपर क्या होता है, उससे नीचे क्या होता है। ठीक है, एसिड बेस। जैसे एसिड की बात करें तो HCl एक एसिड होता है जो आपके पेट में बनता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, आपके पेट में बनता है। जब ये ज़्यादा बन जाता है तो एसिडिटी हो जाती है ना। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। चलिए, बेसिकली आपको याद यही रखना है कि बेसिक इन नेचर आपका ब्लड, जिसका pH 7.4 है। यहाँ तक क्लियर है? मैं आपको पूछूं कि आपकी बॉडी में ब्लड कितना होता है ऑन एन एवरेज? ब्लड कितना होता है हमारी बॉडी में? ब्लड इन ह्यूमन बींग्स। तो ये आपके लिए थोड़ा सा शॉकिंग होगा कि 5 से 6 लीटर हमारी बॉडी में ब्लड होता है। 5 से 6 लीटर हमारी बॉडी में ब्लड होता है ऑन एन एवरेज। फीमेल में 4 से 5, मेल में 5 से 6, और एवरेज हम बोल सकते हैं 5 से 6 लीटर ऑन एन एवरेज ब्लड होता है। क्या आपको पता था कि 5 से 6 लीटर ब्लड होता है? जो आप लोग चेक करवाते हो 12 ग्राम, 10 ग्राम, 8 ग्राम, ये क्या होता है? ये आपकी बॉडी में आप ब्लड टेस्ट नहीं करवाते हो। आप क्या चेक करवाते हो? आप HB टेस्ट करवाते हो, डेट इज हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या होता है अभी सीखने वाले हो आप आगे क्लासेस में। ठीक है, पेशेंस रखिए, बस इतना याद रखिए फिलहाल के लिए। हमारी बॉडी में ब्लड 5 से 6 लीटर होता है एवरेज। जब आपकी इंजरी होती है तो जो ब्लड निकलता है तो आप देखेंगे कि आधा आधा किलो खून तो आदमी कैसे निकल जाता है। इसी हिसाब से तो खून 5-7 ग्राम होता है, खत्म होना चाहिए। तो ब्लड बेसिकली, ब्लड क्या है, ये प्लाज्मा और ब्लड कैप्सूल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको 4th पॉइंट याद रखना है। 4th पॉइंट को याद रखना है, डेट इज, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि बॉडी में ब्लड कितना है, तो आप बोल सकते हो 5 से 6 लीटर की जगह ऐसे ही बोल सकता है वो 7% ऑफ बॉडी वेट। आपकी बॉडी में अगर बोल जाए एवरेज ब्लड कितना होता है तो आप आंसर दे सकते हो जितना भी आपका वेट है उसका 7% निकालो, वही आपका ब्लड का वेट होगा। यहाँ तक थोड़ी सी ब्लड की बातें क्लियर हुई। आप देखिएगा, आप ब्लड के डॉक्टर बन जाओगे चैप्टर पढ़ने के बाद। कौन किसको ब्लड दे सकता है, कैसे होगा, ये सब कुछ सीख जाओगे, बस आराम से पढ़ते जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ब्लड किस किस से मिलके बना हुआ है। अगर मैं ब्लड की बात करूं तो गाइस ब्लड आपका 2 मेन कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। चलिए सबसे पहले लिख लीजिए आप प्लाज्मा, एंड सेकंड चीज लिखिए इस साइड ब्लड कॉप्सल्स। ठीक है, ब्लड कॉप्सल्स। इसको हम फर्दर 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, वो आगे करेंगे। फिलहाल मैं आपको प्लाज्मा के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब ब्लड मैंने बोला 2 चीज़ों से मिलके बना होता है। किस किस का? एक प्लाज्मा का और एक ब्लड कॉप्सल्स का। ये इसके फंक्शन तो हम लिखेंगे कि ये लिक्विड होता है, क्या होता है, कैसा कलर होता है, ये बताऊंगा मैं आपको। देखो, जब आप लैब में टेस्ट करवाते हो, आपने देखा होगा एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब ली जाती है, उसमें आपका ब्लड डाल के, यहाँ पे मान लो ब्लड डाल लिया, इसको बहुत तेज़ ऐसे ऐसे किसी मशीन में डाल के ना गोल गोल रोटेट किया जाता है, या ऐसे करके ऐसे चेक कर लो आप। ठीक है, इसका करने के बाद क्या होता है कि एक ऊपर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कैसा शेड आता है, येलो कलर का, और नीचे आप देखोगे, नीचे आपको यहाँ पे रेड कलर का शेड आता है। ध्यान से कभी देखना, ऊपर येलो कलर और ये येलो कलर वाला क्या होगा, ये आपका प्लाज्मा होगा, जो कि लिक्विड पार्ट में होगा, और जो नीचे वाला रहता है इसको बोलते हैं ब्लड कॉप्सल्स या ब्लड सेल्स भी बोल सकते हो। ये आपका सॉलिड होता है, सेल आपके सॉलिड होते हैं, और जो प्लाज्मा है वो लिक्विड पार्ट में होता है। तो आप यही से टेस्ट करवाते हो कि आप में HB कितना है, RBC के अंदर HB होता है, तो यही से पता चलेगा काउंटिंग करके कितना है। ठीक है,
तो आपके ब्लड का जो प्लाज्मा है उसका कलर येलो होता है। क्वेश्चन एग्जाम में क्यों पूछा जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए प्लाज्मा का कलर कैसा होता है। तो आपको इतना पता होता है कि ब्लड तो प्लाज्मा का पार्ट है, तो आंसर लगा दिया रेड। ऐसा नहीं होता, इसका कलर येलो होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो लिक्विड पार्ट है वो प्लाज्मा होता है, और जो सॉलिड पार्ट है, जब ब्लड जम जाता है बाहर निकलते ही, उसमें से लिक्विड खत्म हो जाता है, सेल बन जाते हैं उसके सॉलिड, तो वो क्या होते हैं, वो ब्लड कार्पसेल्स होते हैं। ठीक है, आपका लगभग 55 से 60% होता है प्लाज्मा, और 40 से 45 होता है आपका क्या, ब्लड कार्पसेल्स। मतलब प्लाज्मा ब्लड सेल से ज़्यादा होता है। ठीक है, 55 से 60% आपका प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर, जो ब्लड पूरा, और 40 से 45% क्या होता है आपका, ये होता है आपका ब्लड कार्पसेल्स। यहाँ तक आई होप कि मेरी बात को आप समझ पाए होंगे। मैंने बोला ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है, कनेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये सर सेल से कनेक्ट होके बना और बॉडी के बहुत सारे पार्ट को कनेक्ट करता है। मैंने बोला ब्लड क्या है सर, ब्लड एक बेसिक इन नेचर है, इसका pH 7.4 है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और बेसिक इन नेचर, इसको ये भी बोल सकते हो आप, ये एल्कलाइन इन नेचर होता है, एल्कलाइन इन नेचर। अब एल्कलाइन क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज़ जो पानी में सॉल्युबल हो जाए, कोई भी ऐसी चीज़ जो पानी में घुल जाए उसको बोलते हैं एल्कलाइन। ये एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है ब्लड। ठीक है, दूसरी बात मैंने बोला ब्लड ह्यूमन बींग्स में 5 से 6 लीटर ऑन एन एवरेज होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम मेल की बात करें तो 5 से 6, फीमेल में 4 से 5। ब्लड 7% हमारी बॉडी वेट का होता है। जितना भी हमारा बॉडी वेट है उसका 7% एवरेज ब्लड होता है। मैंने बोला ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बना, सबसे पहले प्लाज्मा, दूसरा ब्लड कार्पसेल्स। प्लाज्मा और ब्लड कार्पसेल्स। प्लाज्मा 45 और 55 से 60% होता है, और बचा हुआ 40 से 45% हमारा ब्लड कार्पसेल्स होते हैं। आई होप यहाँ तक सबको मेरी छोटी छोटी बात क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। उसमें हम बात करेंगे अभी प्लाज्मा के फंक्शन के बारे में। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, इसी के अंदर मैं प्रॉपर्टी भी बता दूंगा और इसके फंक्शन भी। ठीक है, प्रॉपर्टीज भी लिख लेंगे हम, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा के बारे में पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे। प्लाज्मा कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ब्लड कार्पसेल थोड़ा सा बड़ा है। इसमें WBC, RBC, ब्लड प्लेटलेट्स, इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अभी प्रॉपर्टीज और उसके फंक्शन क्या होते हैं हमारी बॉडी में प्लाज्मा के। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए एक काम करिए, पहले हम क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं, फिर हम उसके क्या लिखेंगे। चलिए इसको हम पहले प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा। सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है, इट इज लिक्विड इन फॉर्म, जिसमें लगभग 92 से 93% क्या होता है, वाटर होता है, पानी होता है इसमें। खाली 92 से 93% सिर्फ और सिर्फ पानी होता है। ठीक है, बचा हुआ 7 से 8% क्या होता है, 7 to 8% क्या होता है, इसमें प्रोटीन होते हैं। क्या होता है इसमें, अलग अलग प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, चलो ये भी मैं लिखवा देता हूँ, प्रोटीन के नाम भी लिख लो आप। ठीक है, सबसे पहला प्रोटीन का नाम लिखिए आप, सबसे पहले प्रोटीन का नाम लिखिए, दैट इज जिसका नाम है ग्लोबुलिन। ठीक है, ग्लोबुलिन। और इसके साथ नेक्स्ट प्रोटीन लिखिए जिसका नाम है एल्बुमिन। देन लिखिए आप फाइब्रिनोजन। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ये नाम डिफिकल्ट लगेंगे। नेक्स्ट लिखिए प्रोथ्रोम्बिन। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको नाम थोड़े से डिफिकल्ट लगे, लेकिन उसके बाद ठीक हो जाएगा। दोबारा से मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिए। ब्लड के अंदर, चलिए ये 92% ही कर लीजिए इसको, क्योंकि 1% का हम क्या लिख देंगे, ये हो गया आपका 92%। 7% लिखिए आप, जो मैंने अभी आपको प्रोटीन लिखवाए। ठीक है, 7% ये लिखिए। और 1% का इसमें क्या होता है, मिनरल होते हैं आपके, मिनरल। ठीक है, जिसमें आपका सोडियम आ जाता है, आयरन आ जाता है। ठीक है, एटसेट्रा। तो प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है,
लिक्विड इन फॉर्म होता है। क्या होता है ये? लिक्विड इन फॉर्म होता है, जिसमें 92% लगभग पानी ही होता है। इसमें 7% तक के क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं, ब्लड में प्रोटीन। अब क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा गया, आपको ऐसे पूछ लेगा, फाइब्रोनोजन इज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है? तो आंसर होगा सर प्लाज्मा का। अगर प्लाज्मा ऑप्शन नहीं आया तो ब्लड का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा तो एक ब्लड का पार्ट है। तो ये कुछ लॉजिकली क्वेश्चन आपको खुद समझ आने चाहिए, ठीक है। आपको पूछ लेगा बताइए फाइब्रोनोजन किसका पार्ट है, तो आंसर होगा प्लाज्मा का। ये काम क्या करते हैं? इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है ब्लड क्लॉट करना। क्या काम होता है इनका? ब्लड क्लॉट करना, या ब्लड क्लॉटिंग करना। सर ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग, क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है? खून का थक्का जम जाना। तो खून को जो जमाने का काम करता है, खून जो गाढ़ा करने का काम करता है, वो किसका होता है? प्रोटीन का होता है। कौन से? ये जो प्रोटीन है, प्लाज्मा के अंदर ये प्रोटीन है जो खून को क्लॉटिंग का काम भी करते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर भी आप देखोगे वो भी क्या काम करता है? ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। विटामिन के क्या काम करता है? ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। तो खून को जमाना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर मान लो किसी को इंजरी हो जाती है, कोई कट लग जाता है, तो ब्लड आएगा। आप उसके ऊपर कुछ भी कवर कर लो, हाथों से टाइटली बांध दो एक बार, उसके बाद देखिएगा 5 मिनट के बाद ब्लड बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो खून का थक्का जम गया, यहाँ पे एक लेयर बन गई, जिसकी वजह से अंदर से खून बाहर नहीं आ रहा है। राइट, अंदर से खून बाहर नहीं आ रहा है, तो वो क्लॉटिंग जरूरी है। अगर क्लॉटिंग नहीं होगा तो आपकी इंजरी रिकवर नहीं होगी। तो ये जो प्लाज्मा, ये भी किसका काम करता है? ये जो प्रोटीन है ये बेसिकली ब्लड को क्लॉट करने का काम करता है। अगर ज़्यादा ब्लड क्लॉट होगा तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसको पतला कौन करता है, ये भी आप नेक्स्ट पॉइंट में आगे पढ़ोगे। यहाँ तक हो गया। आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए प्रॉपर्टी इसके बारे में। इसका कलर कैसा होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज पेल येलो इन कलर। इसका फीका पीला रंग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन एग्जाम में स्पेशली बोलेगा कि जो ब्लड का पार्ट होता है प्लाज्मा, उसका कलर कैसा होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ प्लाज्मा? तो आंसर में दे देगा रेड, ब्लू, ग्रीन, ये येलो वगैरह दे देगा। तो बच्चों को लगता है कि ब्लड का पार्ट है, डेफिनेटली रेड आंसर है, बट रेड नहीं है। ये क्या आंसर होगा? इसका येलो कलर होता है। राइट, ये चीज़ आप याद रखना। क्या है ये? लिक्विड इन फॉर्म है, 7% तक प्रोटीन है। मैंने प्रोटीन के नाम बताए, एक दो बार लिखिए, याद हो जाएंगे। ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। तो ये आप नाम लिखिए, 2-4 बार, याद हो जाएगा। बस क्लास को एक क्लास पढ़ने के बाद अगली क्लास में जब आओगे इसको रिवाइज करके आना, डेफिनेटली सब कुछ याद हो जाएगा और क्वेश्चन हर एक निकलेगा। इसके बाद मैं MCQs भी आपको देने वाला हूँ, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। अब इसी के साथ मैं यही भी लिखवाता हूँ, ब्लड क्लॉटिंग का काम तो इसका है। तो सर अगर ब्लड ज़्यादा क्लॉट हो गया, खून अगर गाढ़ा हो गया बॉडी के अंदर, तो ब्लड फ्लो नहीं करेगा। अगर ब्लड फ्लो नहीं करेगा तो हार्ट अटैक हो सकता है ना। खून गाढ़ा हो गया, हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन इसमें भी खून को पतला करने का काम होता है, उसका नाम है हिपैरिन। हिपैरिन क्या काम करता है? इसको बोलते हैं, इट इज एन एंटी क्लॉटिंग एजेंट। ये क्या है? एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट है। तो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, हमारी बॉडी में खून का थक्का कौन नहीं जमने देता? क्योंकि बॉडी के अंदर अगर खून ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्लड पंप नहीं कर पाएगा आपका हार्ट। तो इसलिए उसके अंदर एक चीज़ पाई जाती है जिसको, इसको कौन सीक्रेट करता है? इसको निकालता कौन है? सीक्रेट बाय लीवर। इसको लीवर निकालता है। कौन करता है? लीवर। इसका काम क्या होता है? खून का थक्का जमने से बचाना। बॉडी के अंदर खून की मात्रा ज़्यादा ना जम जाए, उसके लिए हिपैरिन काम करता है। हिपैरिन कौन बनाता है? ये लीवर बनाता है हिपैरिन। हिपैरिन का काम क्या होता है? खून को जमने नहीं देना, मतलब मेंटेन करके। कुछ चीज़ें जो खून को नहीं जमने दे रही हैं, कुछ चीज़ें जो खून को जमा रही हैं। इसका मतलब दोनों मिलके आपस में बैलेंस होकर काम करती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एंटी क्लॉटिंग एजेंट किसको बोला जाता है? हमारी बॉडी में एंटी क्लॉटिंग एजेंट कौन सा है? तो आंसर होगा सर हिपैरिन। कौन सा है? हिपैरिन। इसको कौन सीक्रेट करता है? SECRETE, ठीक है। इसको सीक्रेट कौन करता है? इसको सीक्रेट करता है लीवर। मतलब निकालता कौन है? लीवर निकालता है। होपफुली यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, बहुत अच्छे से समझ पाए हो आप। अभी हम बात करेंगे इसके फंक्शन के बारे में कि सर इसका फंक्शन क्या है।
चलिए फंक्शन के बारे में हेडिंग दीजिए अभी। सबसे पहला फंक्शन लिखिए इसका, सबसे पहला फंक्शन लिखिए इसका, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। इट, ठीक है, लिखिए इट प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू ब्लड। मतलब ब्लड को ये क्या करता है, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ब्लड क्या करता है, सो एज ब्लड कैन easily flow in body, easily flow in body। ये बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से बॉडी में ब्लड इजीली फ्लो कर सकता है। ठीक है, दूसरा इसका मेन फंक्शन है इट ट्रांसफर्स न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन को भी ट्रांसफ़र करता है। हम जो भी कुछ खाते हैं उसमें से जो हमें न्यूट्रिशन मिलता है उसको हमारी पूरी बॉडी तक कौन लेके जाता है, हमारी पूरी बॉडी तक कौन लेके जाता है, प्लाज्मा लेके जाता है। देखो हम कुछ भी खाते हैं उसमें से फैट, प्रोटीन, वाइटामिन, मिनरल जो भी निकलता है, हमारे जो बॉडी के सेल हैं, कोई भी पूरी बॉडी हमारी सेल से बनी है, उस सेल को ज़िंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो हमारी हाथों तक ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, तो ब्लड, हम जो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, तो वो जो ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, वो हमारी ब्लड में मिल जाता है, और ब्लड में मिलने के साथ ही वो क्या होता है, पूरी बॉडी में फैल जाती है, और जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल पाता है, ऑक्सीजन मिल पाती है। तो वो कौन काम करता है, ये ट्रांसफ़र न्यूट्रिशन कौन करता है, प्लाज्मा हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन को भी ट्रांसफ़र करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट इसका काम क्या होता है, इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। ये हमारी बॉडी में बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। क्यों, क्योंकि इसमें 92% तो पानी है, 92% तो वाटर है, और जितना ज़्यादा पानी बॉडी में होगा उतना ही टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। ये भी छोटा सा पॉइंट याद रखना है। ठीक है, आप जो भी चीज़ पढ़ते हो उसका इम्पोर्टेंट जानने की कोशिश कीजिए, उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए, एंड बिलीव मी आपको वो लाइफ टाइम तक याद रहेंगी चीज़ें। क्या ये चीज़ें आपको नहीं लगता कि आपको नहीं पता होना चाहिए? आपको भी पता है कि ब्लड की कमी होने से क्या होता है, ब्लड कैसे बनता है, क्या होता है, हमारी बॉडी ब्लड कैसे बना, किसको हम ब्लड दे सकते हैं, क्या क्यों ब्लड चेक किया जाता है कि दूसरे को ब्लड देते टाइम। ये चीज़ें आपकी बेसिक नॉलेज में ऐड हो जाएं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा लाइफ में, चीज़ें समझ होंगी आपको भी। मेडिकल फील्ड की थोड़ी बहुत बातें समझ होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए गाइस। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, इसका पॉइंट नंबर 4 लिखिए कि पीएच भी रेगुलेट करता है। इट regulates pH of plasma, sorry pH of blood liquid। जो ब्लड का पीएच जिसने आपने 7.4 पढ़ा था, उसको भी कौन रेगुलेट करता है, प्लाज्मा ही करता है। क्योंकि इस प्लाज्मा के अंदर क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, सोडियम हो गया, ठीक है, आयरन वगैरह जो मैंने आपको बताया था, मिनरल्स थोड़े, तो इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। उन मिनरल्स की वजह से क्या होता है, आपका पीएच मेंटेन रहता है। ठीक है, ये थे इसके फंक्शन, छोटे से फंक्शन। मेन यही है कि न्यूट्रिशन ट्रांसफ़र करता है। इतनी बात समझ आई। अब अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन को अलग अलग बॉडी पार्ट तक कौन लेके जाता है, तो ऑप्शन में ब्लड आएगा, तो ब्लड आपको ऑप्शन लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ब्लड का ही तो पार्ट है प्लाज्मा। प्लाज्मा इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ब्लड, और आपको आंसर वो लगाना होता है जो सारा कुछ कवर अप कर दे। क्योंकि ब्लड के अंदर प्लाज्मा आता है, तो ब्लड आंसर लगाओगे तो सही आंसर। अगर ब्लड ऑप्शन नहीं है तो अलग अलग पार्ट लिखे हैं, आरबीसी लिखा है, डब्ल्यूबीसी लिखा, प्लाज्मा लिखा, तब आपको प्लाज्मा मार्क करना पड़ेगा। आई होप समझ गए होंगे बात को कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के बेस पे पूछे जाते हैं। चीज़ों को आप याद कर लोगे और आपको लगता है एग्ज़ाम में हम क्वेश्चन कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। चीज़ों को हमेशा समझ के करिए। ठीक है, दूसरी बात, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, पीएच को मेंटेन करता है, और ये क्या करता है, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। इसका कलर होता है, चलो एक मैं क्वेश्चन छोटा सा पूछता हूँ। बाय
प्लाज्मा येलो इन कलर। तो प्लाज्मा का कलर येलो क्यों होता है? ठीक है, इसका आंसर क्या दोगे आप? प्लाज्मा का कलर येलो क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक केमिकल पाया जाता है, एक पिगमेंटेशन पाया जाता है। कोई भी चीज़ का कलर पिगमेंटेशन की वजह से होता है। पिगमेंटेशन एक केमिकल पाया जाता है, ठीक है, केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है बिलीरुबिन। क्या? बिलीरुबिन। अब ये क्या होता है, इसको भी कौन निकालता है? इट्स सेक्रेट बाय लीवर। इसको भी लीवर ही सीक्रेट करता है। इसको भी सीक्रेट कौन करता है? लीवर ही करता है। और आपने एक छोटी सी बीमारी का नाम सुना होगा, दैट इज कॉल्ड जॉन्डिस। जॉन्डिस सुना हुआ, जिसको पीलिया बोलते हैं। ये क्या होता है? जब बॉडी में किसी को जॉन्डिस हो जाता है, इससे क्या होता है, आपके जो आरबीसी होते हैं ना, आरबीसी, ये आरबीसी को किल कर देता है। आरबीसी को किल कर देता है ये आरबीसी को। जब आरबीसी किल हो जाते हैं तो आपकी बॉडी में बिलीरुबिन की मात्रा इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इसका रंग क्या होता है? पीला होता है। आपकी पूरी बॉडी में कोई भी चीज़ का रंग पीला होने की वजह होती है बिलीरुबिन। इसको कौन निकालता है? लीवर सीक्रेट करता है। और आपके पिगमेंटेशन, जो आपका प्लाज्मा का कलर वो येलो क्यों होता है? क्योंकि उसमें बिलीरुबिन पाया जाता है। अब जब आरबीसी किल हो गया, आरबीसी का कलर रेड होता है क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन होते हैं, तो बिलीरुबिन बढ़ गया, तो आपकी बॉडी में जब पसीना भी आता है ना, तो भी पीला हो जाती है। आपके जहाँ पे भी लेटोगे ना ज़्यादा, अगर आपको जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी को भी होती है, तो आप देखेंगे कि कलर पूरा की पूरा क्या होता है? येलो हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? बिलीरुबिन मात्रा बहुत इंक्रीज हो जाती है और आरबीसी को किल कर देता है। आरबीसी कम होते जाते हैं, जिससे आदमी की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, होती क्या हो जाती है डेथ। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में जब ब्लड ही कम हो जाएगा तो आपकी किडनी वगैरह सब कुछ फेल हो जाएंगी, क्योंकि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की पूरी प्रॉपर सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया कि प्लाज्मा कलर येलो क्यों होता है। सर आंसर देना आपको, क्योंकि उसमें एक पिगमेंटेशन पाया जाता है। पिगमेंटेशन का नाम है, केमिकल है जो, वो है बिलीरुबिन। इसको कौन रिलीज करता है, सीक्रेट करता है? उसको करता है लीवर। ठीक है, लीवर इसको सीक्रेट करता है। और जॉन्डिस एक बीमारी है जिसका आप पीलिया बोलते हो। आपकी बॉडी में से मतलब पीला पीला रंग आना स्टार्ट हो जाता है, पसीना भी आएगा, जहाँ पे लेटे हो वहाँ पे भी वो पीला हो जाएगा पूरा। जब ज़्यादा इसकी शिकायत होती है, आंखें पीली हो जाती हैं, उसकी वजह भी यही है कि आपकी बॉडी में बिलीरुबिन की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये थे आपके फंक्शन किसके? प्लाज्मा के। मैंने छोटा सा कॉन्सेप्ट भी बता दिया। चलिए, आप मुझे अभी बिना पीछे देखे कमेंट सेक्शन में एक मुझे आंसर बताओगे कि हमारी बॉडी में एंटी क्लॉटिंग एजेंट का नाम क्या है? हमारी बॉडी में एंटी क्लॉटिंग एजेंट का नाम क्या है? लास्ट क्लास में आपने बहुत एप्रिसिएशन दिया, आपका बहुत अच्छा रिस्पांस था। ठीक है, और आपको इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहना है, ताकि हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो पेड से भी बहुत अच्छा हो। ठीक है, बाकी हम लोग चाहे फ्री दे चाहे पेड दे, लेकिन हमारा एजुकेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हमारा लेवल क्या होता है वो आप खुद देख रहे हो और देखोगे भी आगे भी। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया प्लाज्मा का पार्ट। और आपको मैंने क्वेश्चन क्या दिया कि एंटी क्लॉटिंग एजेंट कौन सा है? एंटी क्लॉटिंग एजेंट कौन है हमारी बॉडी में? इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, बिना देखे। तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स नहीं होगा। अगर स्टिल आपको कोई डाउट होता है तो अपना कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कीजिए, हम देखेंगे उसको। अगर हमें लगेगा कि इसको हमने आगे अभी क्लास में बताना है तो आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, अदरवाइज मैं उसको नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड कर लूँगा, ताकि आपको इन चीज़ों की समझ आ पाए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं, एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं गाइस। चलिए गाइस, नेक्स्ट पार्ट लिखिए आप। अभी ब्लड कॉप्सल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था ब्लड दो टाइप का होता है, सबसे पहले प्लाज्मा, सेकंड ब्लड कॉप्सल्स। ब्लड कॉप्सल्स को हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट लिखिए आप सबसे पहले। इसमें आपको पढ़ना आरबीसी के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड कॉप्सल्स। फिर आपको पढ़ना है डब्ल्यूबीसी के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल्स। अगली क्लास तक आप सर्च करके आओगे कि सेल और कॉप्सल में क्या फ़र्क होता है। इसके बाद आप पढ़ोगे ब्लड
प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। इसकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इसकी फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड सेल्स, और ये भी आपके सेल होते हैं, ठीक है। इसी का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट, इसका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट, और इसका नाम होता है दूसरा थ्रोम्बोसाइट। फंक्शन सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये लिख लीजिए कि ब्लड प्लेटलेट्स हमें 3 अलग अलग टाइप में पढ़ना है। फर्स्ट वन इज आरबीसी, जिसकी फुल फॉर्म है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ना कि सेल। बताऊंगा इसका मैं अगली क्लास में कि सेल और कॉर्पसल में क्या फ़र्क होता है। फिलहाल जो आप बायो के अगर स्टूडेंट हो तो आपको इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करनी है, देन इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अदरवाइज मैं तो नेक्स्ट क्लास में बता ही दूंगा, ठीक है। और इसका दूसरा नाम होता है रिथ्रोसाइट। रिथ्रोसाइट का मतलब क्या होता है गाइस? रिथ्रोसाइट का मतलब होता है, यहाँ भी वर्ड लिखा होगा ना रिथ्रो, इसका मतलब होता है रेड, और साइट का मतलब होता है सेल। रिथ्रो का मतलब रेड और साइट का मतलब सेल। तो इसका मतलब आरबीसी का कलर कैसा होता है? रेड होता है। और अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें, ल्यूकोसाइट, के कलर इसको, ठीक है, ल्यूकोसाइट। ल्यूको का मतलब होता है नो पिगमेंट। क्या मतलब होता है? नो पिगमेंट। और जिसमें पिगमेंट ही नहीं है इसका मतलब इसमें कोई कलर नहीं होगा। और साइट का मतलब क्या होता है? सेल, ठीक है। यहाँ पे साइट का मतलब क्या है? सेल। और सेल और कॉर्पसल में फर्क है मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। और थ्रोम्बोसाइट, ये 3 टाइप हैं जो हमें पढ़ने हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम आरबीसी पढ़ेंगे, फिर डब्ल्यूबीसी, फिर ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, देन आपको ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ाया जाएगा। आरबीसी की फुल फॉर्म रेड ब्लड कॉर्पसल, डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल, और ब्लड प्लेटलेट्स। तीनों के काम क्या है नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। 5 क्लासेस लेनी है हमें इसके एटलीस्ट। रिथ्रोसाइट ही आपके आरबीसी का सेकंड नेम है। व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ आरबीसी? दैट इज कॉल्ड रिथ्रोसाइट। रिथ्रो मतलब रेड, साइट मतलब सेल, तो रेड ब्लड सेल जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? जिसमें कोई भी पिगमेंट नहीं होता। ल्यूको का मतलब नो पिगमेंट, नो पिगमेंट मतलब कोई कलर नहीं, इसलिए ये व्हाइट कलर के होते हैं, जिसको व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं, ठीक है। बाकी आज की क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको रियलिटी के साथ चीज़ों को रियलाइज़ करवा पाऊँ और समझा पाऊँ। आप धीरे धीरे देखेंगे, जैसे मेरे साथ 3-4 क्लासेस पढ़ेंगे तो आपका फ्लो आना स्टार्ट हो जाएगा और आप मेरी ट्यूनिंग को समझ पाओगे, क्योंकि हर एक टीचर की अपनी अपनी ट्यूनिंग होती है एक्सप्लेन करने की, चीज़ें समझाने की। और जैसे ही आप 3-4 दिन पढ़ते हो, आप अपने आप चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। मुझे पता है कि बायो डिफ़िकल्ट होती है बच्चों के लिए, लेकिन मेरा हमेशा से यही मानना है कि अगर आप चीज़ों को रिलेट करोगे, बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करोगे, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होता, ठीक है। तो इसको अच्छे से रिवाइज करके आना, एंड मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप मेरे 9055 इस पे मैसेज ड्रॉप किए। अगर मुझे लगा कि क्वेश्चन आपका जेन्युइन है तो मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और अगर आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, यूनिवर्सिटी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ कंटेंट आपको हेल्प मिल जाए, साइंस वगैरह इको के लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी चैनल पे पढ़ें, जैसे आप इस पे मैसेज करोगे तो आपको अपने आप लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। और टेलीग्राम का चैनल का भी लिंक आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको PDF प्रैक्टिस प्रोवाइड करता रहता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। और एक बार लाइक करना, कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।